हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का। प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था आई थिंक नेचर ऑफ वर्क तक के, और नेचर ऑफ वर्क पे हम लोगों ने कंक्लूड किया था। आज के क्लास में हम लोग नेचर ऑफ वर्क को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने नेचर ऑफ वर्क को एक्सप्लेन किया था, तो उसको एक बार देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि ये जो है ना, अभी जो हम लोग आज देखने वाले पार्ट्स वो आपके नेचर ऑफ वर्क के अंडर आते हैं। तो अगर आपको नेचर ऑफ वर्क का बेसिक नहीं पता है प्रीवियस वाले क्लास का, तो आपके लिए ये उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। यू मे फेस सम प्रॉब्लम्स, तो इसलिए उसको देख लो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचर ऑफ वर्क के अंडर में जो भी आपके दो क्लासिफिकेशंस आते हैं उनको। लेकिन उस चीज़ को देखने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। अगर हमें वो बेसिक नहीं पता तो हम उस चीज़ को प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर सकते। अगर मैं बात करती हूँ सॉलिड की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ लिक्विड की, और अगर मैं बात करती हूँ गैस की, तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा वॉल्यूम होता है ना, वी फॉर वॉल्यूम, जो भी मेरा वॉल्यूम होता है ना सॉलिड का, जो भी मेरा वॉल्यूम होता है लिक्विड का, और जो भी मेरा वॉल्यूम होता है गैस का, तो मैं हमेशा ये ऑब्ज़र्व करती हूँ कि सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। ये होता है अपने वॉल्यूम का रिलेशन। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो अब जो हम लोग स्टडी करेंगे उसमें प्रॉब्लम जा सकती है। इसलिए मैंने आपको ये वाली जो सबसे बेसिक चीज़ है, जो सबका बेस है, वो मैंने आपको क्लियर करवा दी है कि वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा सबसे ज़्यादा रहता है, देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब चैप्टर को। अब हम लोग पहले रिएक्शन देख रहे हैं नेचर ऑफ वर्क के अंडर में, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अगर मैं बात करूँ ना H2O2 की, तो H2O2 का मतलब होता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड ही होता है आपका H2O2। ठीक है, अब बुक में है ना बहुत सारी लंबी चौड़ी सी थ्योरी दे के रखी है और वो समझ में भी नहीं आएगा। मैं आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ एकदम बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी, और ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि आप उसके पॉइंट्स भी खुद ब खुद ही फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, एकदम बेस्ट तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो देखते हैं हम लोग। अगर मैं H2O2 का डिकम्पोजिशन करवाना चाह रही हूँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि H2O2 का डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर मैं H2O2 को तोड़ती हूँ ना, ठीक है, H2O2 को मैं अगर डिकम्पोज करती हूँ ना, तो उससे दो चीज़ें बनती है। पहली चीज़ जो आपकी बनती है वो रहता है आपका पानी, और दूसरी चीज़ रहती है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब अगर आपने परऑक्साइड का मतलब ही H2O2 का अगर डिकम्पोजिशन करवाया तो आपकी दो चीज़ें बनेंगी, एक रहेगा आपका पानी, दूसरा रहेगा आपका ऑक्सीजन। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका H2O2 होता है, मतलब भी जो भी आपका परऑक्साइड होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जो भी आपका वाटर होता है वो भी होता है लिक्विड फॉर्म में, और जो भी आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन तो सभी को पता है क्योंकि हम लोग इनहेल भी करते हैं, तो ऑक्सीजन जो होता है वो होती है आपकी गैस। अब ये है गैस, और जब भी हम लोग गैस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग एक ऊपर वाले एरो से, मतलब भी अपवर्ड एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में उड़ जाती है। ठीक है, ये हुई आपकी रिएक्शन। अब आप लोग मुझे एक बात बताना कि अगर मैं कोई सिलेंडर को कंसिडर करती हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई सिलेंडर को कंसिडर किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी कोई सिलेंडर को कंसिडर किया है, ठीक है, दोनों तरफ मैंने सिलेंडर को कंसिडर किया है, और सिलेंडर के ऊपर में मैं एक पिस्टन को कंसिडर कर रही हूँ। ये है मेरा पिस्टन, यहाँ पे भी ये मैंने लिया है पिस्टन। ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट देखना इधर। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये जो है ना, ये है सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर में मैंने आपका लिया था H2O2।
ठीक है। और H2O2 आपका किस फॉर्म में था, वो था आपका लिक्विड के फॉर्म में, तो इसके अंदर में है आपका H2O2। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को हम लोग डायग्रामेटिकली स्टडी कर रहे हैं। ये है आपका H2O2 इस सिलेंडर के अंदर में, ठीक है। और मैंने इस सिलेंडर को लगा दिया है पिस्टन। तो मुझे एक बात बताओ कि जो भी आपका H2O2 है उसमें कौन से 2 प्रोडक्ट बनेंगे डिकम्पोजिशन होने के बाद। पहला रहेगा आपका पानी, दूसरा रहेगा आपका ऑक्सीजन। ये दोनों प्रोडक्ट आपके बनेंगे। अब मुझे एक बात बताना, पहले इस पिस्टन की हाइट यहाँ तक थी, ठीक है। अब जो है, अब इस पिस्टन के अंदर में जो आपका पेरोक्साइड है, मतलब जो भी आपका H2O2 है, उससे 2 चीज़ें बन रही है। एक बन रहा है आपका पानी और दूसरी बन रही है आपकी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस पिस्टन के अंदर में बन रही है आपकी ऑक्सीजन गैस। तो गैस जो है उसका वॉल्यूम कैसा होता है, ज़्यादा। यहाँ पे है आपका लिक्विड, यहाँ पे है आपका गैस। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जब भी लिक्विड से बनता है गैस, अभी हम लोगों ने बेसिक में देखा, तो जो भी वॉल्यूम होता है गैस का वो कैसा होता है, ज़्यादा। तो ये जो गैस है इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब इसका गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा, जिसके वजह से ये जो पिस्टन है ना, ये ऊपर मूव हो जाएगा, पिस्टन ऊपर चले जाएगा। तो देखो ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन आपका ऊपर मूव हो गया। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है ये आपकी ऑक्सीजन गैस, क्योंकि वो गैस है ना वो बाहर निकलना चाहेगी। तो उसके वजह से जो पिस्टन था पहले वो इस साइड पे था, अब वो पिस्टन आपका ऊपर मूव हो गया है, पिस्टन ऊपर मूव हो गया है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर गैस फॉर्म हुई है और गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा। अब सुनो, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे ये देखा कि जब भी मेरी रिएक्शन हुई, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो थी आपकी गैस फॉर्म हुई, गैस फॉर्म हुई। ध्यान से सुनते चलो, मैंने क्या क्या देखा ना, अगर आपको ये रिज़ल्ट समझ जाए तो आप अपने आप ही सब कुछ कर सकते हो। इसके अंदर में फॉर्म हुई गैस, ठीक है। अगर गैस फॉर्म हुई तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ क्योंकि गैस फॉर्म हुई, और गैस का वॉल्यूम तो हमेशा ज़्यादा होता है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब जो भी आपका पिस्टन था वो क्या हुआ, पिस्टन ऊपर मूव हुआ ना। पहले पिस्टन लोअर हाइट पे था, जब अंदर में गैस बनी तो पिस्टन ऊपर गया। तो आपका जो पिस्टन है, पिस्टन मूव हुआ अपवर्ड, पिस्टन क्या हुआ, पिस्टन आपका अपवर्ड मूव हुआ, ठीक है। तो इतना तो हम लोग को समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पिस्टन ऊपर मूव होता है, ठीक है, तो जो भी आपका वर्क रहेगा ना, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब ये जो आपकी सिस्टम है, ये जो भी आपकी सिस्टम है, इसने पिस्टन को ऊपर लेके गई। मतलब वर्क किसने किया, मतलब वर्क आपके इस सिस्टम ने किया है, ठीक है। इस सिस्टम ने आपका वर्क किया, इसके वजह से पिस्टन ऊपर गया, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सिस्टम ने वर्क किया है, अगर सिस्टम ने वर्क किया, बहुत मेहनत की और पिस्टन को ऊपर लेके गया, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या कम हो जाएगी। उसने काम किया है। जब भी आप किसी भी चीज़ का, सपोज अगर आप अपने घर का काम करते हो तो आपकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, वो डबल हो जाती है। जब भी हम लोग अपने घर का या किसी भी चीज़ का काम करते तो हमारी एनर्जी तो कम हो जाती है ना। तो अगर इस सिस्टम ने इस पिस्टन को ऊपर ले जाने का काम किया है, इस पिस्टन के ऊपर काम किया है, मेहनत की है, तो इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो मैं ऐसा लिखूंगी कि जो भी मेरी एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ सिस्टम, वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और गैस का क्या होगा, गैस का होगा आपका एक्सपांशन, ठीक है, क्योंकि पहले जितना वॉल्यूम था अब वॉल्यूम बढ़ चुका है, गैस का वॉल्यूम बढ़ चुका है, इसलिए गैस का क्या हुआ है, एक्सपांशन। तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए। बुक में खूब सारा थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है, उतना सारा थ्योरेटिकल पार्ट कुछ भी काम का है ही नहीं। अगर आपको वो थ्योरी लिखना है तो रट्टा नहीं मारना है, आपको बस ये पॉइंट को पता होना चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट पता है तो बस सेंटेंस में आप लोग खुद ही इन पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो। तो एक बार फिर से सुन लो, मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ ये देखा कि मेरा इसके अंदर में फॉर्म हुआ है गैस, और जब भी गैस फॉर्म होती है तो गैस का वॉल्यूम कैसा होता है, ज़्यादा।
अगर गैस का वॉल्यूम ज़्यादा तो पिस्टन ऊपर मूव होगा, मतलब वर्क इस सिस्टम ने किया है, काम किया है इसने, इसकी एनर्जी कम हुई है, इसलिए एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। और जो वॉल्यूम है वो बड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सपांशन। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला केस। मतलब आपने यहाँ पे ये जाना, आपने एक्सपांशन तो देख लिया, अब हम लोग इसका रिवर्स देखेंगे, इसलिए मैंने इसके ऊपर टाइम देके आपको एकदम बेस्ट तरीके से समझा दिया है। अब इसका रिवर्स समझने के लिए आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ गई है तो उल्टा कर देना इसका। तो अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड HCl। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड HCl। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जब भी मैं अमोनिया गैस लेती हूँ तो आई होप सबको पता होगा कि अमोनिया गैस होती है। तो अमोनिया है आपकी गैस, वो रिएक्ट कर रही है आपके HCl के साथ में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो गैसेस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये भी रहेगा आपका गैस। अब आप लोग खुद सोचो, अगर आपको यहाँ पे रिएक्शन करवानी है, आप लोग जनरली प्रोडक्ट को रट जाते हो, बट आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे है आपका NH3 और यहाँ पे है आपका H। ये NH3 जब इस H के साथ रिएक्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका NH4, और ये जो आपका Cl है, ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट। तो ये बना है आपका सॉल्ट, ठीक है। तो अमोनिया गैस थी, अमोनिया गैस ने आपके HCl के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उससे फॉर्म क्या हुआ है, उससे फॉर्म हुआ है आपका सॉल्ट, ठीक है। जस्ट इनको मैंने जोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया है। अब देखना क्या होगा। अब आप लोग खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने आपको फंडा एकदम पहले क्लियर करा दिया है। आपने यहाँ पे ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, गैस, दोनों के दोनों हैं आपके गैस। और राइट हैंड साइड में जो भी प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है ना, वो है आपका सॉलिड, क्योंकि सॉल्ट मतलब भी जो भी आपका सॉल्ट होता है वो कैसे नेचर का होता है, वो तो सॉलिड नेचर का होता है ना। तो ये है आपका सॉलिड। और हम लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है कि जो भी आपका वॉल्यूम होता है ना, वो गैस का कैसा होता है, ज़्यादा। सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है, कम। चलो देखेंगे अब इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो मैंने लिए है आपके 2 सिलेंडर। ये है आपका पहला वाला सिलेंडर, ये है आपका सेकंड वाला सिलेंडर, ठीक है। दोनों के दोनों सिलेंडर में मैंने लगा दिया पिस्टन को। ये है आपका पिस्टन, ठीक है। यहाँ पे भी मैं पिस्टन को लगा देती हूँ। आप लोग मुझे बताना कि इसके अंदर में क्या है। इस सिलेंडर के अंदर में, मतलब ही आपके सिलेंडर नंबर 1 के अंदर में क्या है, सिलेंडर नंबर 1 के अंदर में है आपका अमोनिया जो कि है गैस, और साथ ही साथ इसके अंदर में है आपका HCl, वो भी है आपका गैस। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी है गैस, ये भी है गैस, तो इसका वॉल्यूम कैसा रहेगा, ज़्यादा। इसलिए इस पिस्टन के अंदर में आप देख रहे हो कि वॉल्यूम है ज़्यादा। अब आपने ये देखा कि जो आपके ये दोनों गैसेस है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो है सॉलिड। अब मुझे बताओ, आपका सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है, कम। तो सॉलिड का वॉल्यूम रहेगा आपका कम। तो आपके सॉलिड का वॉल्यूम कम हो गया, इसलिए देखो जो पिस्टन ऊपर था वो पिस्टन अब आपका नीचे आ गया। देखो पिस्टन दोनों साइड से आपका नीचे आ गया। और इसके अंदर में क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसके अंदर में आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है NH4Cl, जो कि है आपके सॉलिड नेचर का। समझ गया ना। तो वॉल्यूम जो है पहले था ज़्यादा, क्योंकि पहले थे गैस, अब वॉल्यूम क्या है, सॉलिड। अब जो आपका फॉर्म हुआ है वो है सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम कैसा है, कम। इसीलिए जो पिस्टन था वो ऊपर से अब आ गया नीचे, क्योंकि फॉर्म क्या हुआ है, सॉलिड।
तो आपको रट्टा नहीं मानना है कि इस रिएक्शन में पिस्टन नीचे आता है, उस रिएक्शन में पिस्टन ऊपर आता है। अपना लॉजिक यूज़ करना है। सॉलिड फॉर्म होगा तो पिस्टन तो नीचे ही आएगा ना, कि उसका वॉल्यूम कम है। चलो अब देखते हैं इसके रिजल्ट को, कि मैंने यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जर्व क्या किया। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपकी गैस है ना, जो भी आपकी गैस है, मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है सॉलिड, यहाँ पे आपका सॉलिड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है सॉलिड, तो जो भी आपका वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पे सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो वॉल्यूम इसका डिक्रीज़ हो रहा है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो जो भी आपका पिस्टन है ना, वो पिस्टन कहाँ पे मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा डाउनवर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड, पिस्टन आपका नीचे आ जाएगा, डाउनवर्ड में आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पिस्टन डाउनवर्ड में आया है, इसका मतलब जो भी वर्क है वो किसने किया है, वो सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है ना। देखो इधर, अगर पिस्टन नीचे जा रहा है मतलब ऊपर वाली चीज़ ने इस पिस्टन को फोर्स किया है, ऊपर वाली चीज़ ने इस पिस्टन के ऊपर कुछ एक्ट किया है, जिसकी वजह से जो पिस्टन है वो नीचे आ गया। ठीक है, मतलब अब जो वर्क है ना वो आपके सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर किया है ना। इसलिए मैं ऐसा लिखूँगी कि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के ऊपर बाहर की किसी चीज़ ने वर्क किया है, जिसके वजह से वो पिस्टन क्या हुआ, नीचे आया। ठीक है, अपने आप तो नहीं आता है ना, जब कोई चीज़ उसके ऊपर वर्क करेगी तभी तो वो नीचे आएगा। तो वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप खुद मेहनत करते हो तो आपकी एनर्जी कम होती है ना। अगर आपने घर का कोई काम कर दिया सपोज, तो आपकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। बट अगर आपके ऊपर किसी ने काम किया तो आपकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी ना, उसका उल्टा हो जाएगा। तो आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ सिस्टम, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम कम हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेशन। वॉल्यूम यहाँ पे आपका कम हुआ है इसलिए आपने इसको क्या बोला है, कॉम्प्रेशन। तो आपको ये रिजल्ट को याद रखने का है, तो आप इससे सेंटेंसेस खुद ब खुद फ्रेम कर सकते हो। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं आगे नेचर ऑफ हीट को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ हीट को। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये हीट क्या है। हीट के बारे में वैसे हमारे पास कोई उतना एग्जाम्पल्स है नहीं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि जो भी आपकी हीट होती है ना, वो भी आपका फॉर्म ही है एक एनर्जी का, क्योंकि आपके एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है हीट, एक होता है वर्क, बाय विच सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विथ सराउंडिंग, सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विथ सराउंडिंग। मतलब हीट भी जो है ना, हीट भी आपके एक एनर्जी का ही फॉर्म है, जिसकी हेल्प से जो भी आपका सिस्टम है ना, वो सराउंडिंग के साथ में एनर्जी का क्या करते रहता है, एक्सचेंज करते रहता है। इसलिए वो हुआ आपका हीट। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच द सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विथ सराउंडिंग। ठीक है, तो आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन अगर मैं बोलूँ ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर आपको ये साइन कन्वेंशन नहीं समझा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में आप गलत करोगे। हर न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल का आंसर आपका सही भी आ गया, बट अगर आपको समझ में ये नहीं आया कि उसका आंसर मुझे नेगेटिव देना है या उसका आंसर मुझे पॉजिटिव देना है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। MCQs में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आंसर आपका आएगा बट आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आप वर्क को कैलकुलेट कर रहे हो या आप हीट को कैलकुलेट कर रहे हो, तो सपोज़ आपका आंसर अगर आ रहा है तो एग्जामिनर आपको देखो कैसे ऑप्शन देगा, +x -x +y -y। आपका आंसर तो एकदम मस्त आ जाएगा। सपोज़ आपका आंसर x है, बट अगर आपको यही समझ नहीं रहा है कि वो आंसर +x है या -x है, तो क्या आप आंसर को सही करोगे? नहीं करोगे, भले आपका x का वैल्यू करेक्ट भी क्यों ना आ जाए, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन नहीं आते हैं।
तभी आप ये चीज़ मिस्टेक कर सकते हो। इसीलिए साइन कन्वेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें लगता है कि वो ऐसा ही है, बट उसके बिना ना तो हमारे MCQ निकलते हैं, ना ही हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल को ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अब देखेंगे सबसे काम का पार्ट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को मेन बात तो ये आपको रट्टा नहीं मानना है, सब कुछ हमारे लॉजिक के ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में मैंने ये जाना, ध्यान से देखना, ठीक है। साइन कन्वेंशन में हम ये देखते हैं, ये है आपका कोई भी एक सिस्टम, ये है आपका सिस्टम, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है आपके सिस्टम ने वर्क किया है, यहाँ पे आपकी सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है और यहाँ पे आपकी सिस्टम ने हीट को एमिट किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये है आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम, दूसरा है आपका वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे आपका है हीट एब्जॉर्ब्ड। पूरी चीज़ें आपके लॉजिक के ऊपर ही बेस्ड हैं। और यहाँ पे है आपका हीट रिलीज। चलो आप लोग मुझे एक ध्यान से बात बताना, अगर मैं बात कर रही हूँ सिस्टम के ऊपर वर्क अगर किया गया है, अगर बाहर से कोई चीज़ सिस्टम के ऊपर आके काम कर रही है, मतलब उसने आपके सिस्टम की एनर्जी को क्या किया है, उसने आपके सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज किया है। क्योंकि बाहर से जब कोई चीज़ इस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम की जो एनर्जी थी वो क्या हुई, वो इंक्रीज हुई। अगर सिस्टम की एनर्जी होती है इंक्रीज, अगर सिस्टम की एनर्जी होती है इंक्रीज, ऊपर का एरो होता है इंक्रीज, ठीक है, नीचे का एरो होता है डिक्रीज, तो सिस्टम की एनर्जी आपकी हुई इंक्रीज, क्योंकि किसी बाहर के चीज़ ने सिस्टम के ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो आपका जो वर्क रहेगा ना, वो आप लिखोगे प्लस वर्क, ठीक है। वो वर्क के सामने आप क्या लिखोगे, प्लस वर्क, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। आ जाओ इधर। अगर सिस्टम ने किसी के ऊपर काम किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर आपने अपने घर का काम किया है, तो आपकी जो एनर्जी है ना, मतलब सिस्टम की जो एनर्जी है ना, वो क्या हो जाएंगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपने अपने घर का झाड़ू मारा है या कुछ भी काम किया है, मतलब आपने कुछ ना कुछ काम किया है ना, तो आपकी एनर्जी कम हुई ना। उसी तरीके से सिस्टम की भी एनर्जी क्या हो जाएंगी, कम। अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, कम, तो मैं क्या लिखूंगी, माइनस वर्क। आ जाओ इधर। अगर आपके सिस्टम को किसी ने हीट दिया है, तो सिस्टम ने उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। एब्जॉर्ब मतलब सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। जो भी आपकी सिस्टम की एनर्जी है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके वजह से ये जो हीट है ये कैसी रहेंगी, प्लस। अगर आपके सिस्टम ने हीट को रिलीज कर दिया है, हीट को रिलीज कर दिया है, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हीट रिलीज हो गई है। तो आपकी जो सिस्टम की एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसके वजह से इस Q के सामने अब साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि कम हुई है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। मैंने आपको ये चीज़ एकदम बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का ये, ठीक है, जहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स MCQs बनते ही बनते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, कि आपका प्रेशर वॉल्यूम टाइप जो भी वर्क होता है वो एक्चुअली वो डिराइव कैसे हुआ है, कि वो सच में प्रेशर और वॉल्यूम का ही एक्सप्रेशन है। ये हम लोग देखेंगे उसका डेरिवेशन। तो देखते हैं डेरिवेशन को। डेरिवेशन को आप लोग ऐसा मत समझना कि पेपर में कहाँ से डेरिवेशन आएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये दिमाग में फिट कर लो कि अभी हम लोग स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब डेरिवेशन पूछे जाते हैं, ठीक है, छोड़ने का मत। सो नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। पीवी का मतलब ही क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क।
तो चलो अब हम लोग देखते हैं प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क को। अगर मुझे इस चीज़ को समझना है तो सबसे पहले मुझे एक सिलेंडर को कंसिडर करना पड़ेगा। हमेशा याद रखो, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो ना, सबसे पहले एक सिलेंडर को कंसिडर करने का, उस सिलेंडर के अंदर गैस को फिलअप करने का और उसको एक पिस्टन लगा देने का। ये काम तो करना ही करना है। फिर आपको बाद में जो भी करना है आप करो। एक सिलेंडर लो, उसके अंदर गैस भरो, पिस्टन लगाओ, ये काम तो करना ही है। तभी जाके आप थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर सकते हो। तो इतना फिट कर लो, ठीक है। तो कंसिडर ए सिलेंडर, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या लेना है, सिलेंडर को। कंसिडर ए सिलेंडर एंड गैस इज फिल्ड इन दैट सिलेंडर, मतलब आप उसके अंदर में किसको फिल कर रहे हो, आप गैस इज फिल्ड इन दैट सिलेंडर, आप उसके अंदर में गैस को फिल कर रहे हो। सोचने की बात है, आपके घर में जो भी सिलेंडर होता है आप उसके अंदर किसको फिलअप करते हो, गैस ही तो रहती है ना। तो गैस इज फिल्ड इन दैट सिलेंडर, ठीक है। एंड इज कवर्ड बाय, जो भी आपका सिलेंडर है ना, एंड इज कवर्ड बाय, अब ध्यान से सुनो, आपका जो सिलेंडर है जिसके अंदर आपने गैस को भरा है, जिसके अंदर आपने गैस को फिल किया है, उसको आपने कवर कैसे किया है, पिस्टन। लेकिन पिस्टन जो है ना वो सादा सूदा पिस्टन ही है, उसके भी कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपका जो पिस्टन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, मतलब बहुत ज़्यादा जाड़ा है, फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, मूवेबल है। और फिर आएगा आपका पिस्टन, मतलब आप जो पिस्टन यूज़ कर रहे हो वो कोई सादा सूदा ऐसा वैसा पिस्टन नहीं है। वो पिस्टन जो है वो रिजिड है, मतलब बहुत ज़्यादा जाड़ा है। उसी के साथ साथ वो फ्रिक्शन लेस है, मतलब वो इजीली मूव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको बहुत प्रॉब्लम जाएगी ऊपर नीचे मूवमेंट में, उसका फ्रिक्शन इजीली हो जाएगा और साथ ही साथ वो जो है वो मूव भी इजीली होगा, उसका मूवमेंट अच्छा खासा रहेगा। तो मूवेबल पिस्टन आपने लिया है। चलिए देखेंगे गैस को जो आपके सिलेंडर में है। अगर सपोज मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेरा एक सिलेंडर, ठीक है, ये है मेरा सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर पहले था आपका वॉल्यूम इतना, ठीक है, यहाँ पे है आपकी गैस। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, अब आपने यहाँ पे ये देखा कि ये है आपकी गैस जिसका प्रेशर है कुछ P, है ना। मतलब कहना मुझे ये है, देख लेते हैं हम लोग, पहले समझ लेते हैं। ये रहा आपका सिलेंडर, ये रही आपकी गैस। मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मैं गैस का एक्सपांशन स्टडी कर रही हूँ, कंसिडर ए एक्सपांशन ऑफ गैस। अगर मैं एक्सपांशन ऑफ गैस को स्टडी कर रही हूँ, मतलब जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या होने वाला है, उसका जो भी वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि इसका नाम क्या है, एक्सपांशन। और मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज पिस्टन है यहाँ पे और अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, इसका मतलब जो भी आपका पिस्टन है वो ऊपर जाएगा। तो देखो इधर, यहाँ पे था आपका गैस का वॉल्यूम, ये जो गैस का वॉल्यूम है ये बढ़ा, तो आपका जो भी पिस्टन है ना, आपका जो भी पिस्टन है वो यहाँ से ऊपर मूव कर गया, क्योंकि गैस का क्या हुआ, एक्सपांशन, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर गया। अब देखेंगे हम लोग आगे। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो गैस को लग रहा है पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए। सो सम फोर्स इज रिक्वायर्ड बाय द गैस टू मूव पिस्टन अप, टू मूव पिस्टन अप, मतलब पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए गैस को कुछ ना कुछ लगा फोर्स। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा फोर्स गैस को लगा वो है प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू एरिया वो है आपका फोर्स। P है आपका प्रेशर, A है आपका एरिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी प्रेशर आपका अंदर से लग रहा है ना वो प्रेशर है आपका P। इस प्रेशर को मैं P इंटरनल भी बोल सकती हूँ, क्योंकि ये प्रेशर अंदर का है। अब जो भी प्रेशर आपका ऊपर से लगेगा वो प्रेशर कैसा रहेगा, एक्सटर्नल। अगर अंदर वाले प्रेशर को आपने कहा है इंटरनल प्रेशर, तो बाहर वाले प्रेशर को आप क्या बोलोगे, एक्सटर्नल प्रेशर।
तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये है आपका इंटरनल प्रेशर, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट इस पे। जो भी आपका इंटरनल प्रेशर है ना वो होता है माइनस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर के उल्टा। तो अगर मुझे फोर्स को एक्सप्रेशन को लिखना है तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, P इंटरनल की जगह पे मैंने क्या लिखा है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू एरिया, ठीक है। इस इंटरनल की जगह पे मैंने P एक्सटर्नल लिखा है। जो भी आपका P इंटरनल है इसका मतलब होता है इंटरनल प्रेशर, जो भी आपका P एक्सटर्नल है इसी का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा वर्क होता है ना, वर्क, इस वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो भी आपका F है ये है आपका फोर्स, ठीक है, और जो भी आपका D है ना, D है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपका जो फोर्स है इस फोर्स का वैल्यू क्या है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू D, ये होता है आपका वर्क। बट आपको तो बहुत ही अच्छे से पता है कि जो भी आपका वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम का ही मतलब होता है एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस ये होता है आपका वॉल्यूम। इसलिए मैं इस A इंटू डी को लिख दूंगी वॉल्यूम से। तो ये रहेगा आपका माइनस P एक्सटर्नल एज इट इज़, ये आपका वर्क एज इट इज़, और इस एरिया इंटू डिस्टेंस को मैंने लिखा है V से, मतलब ये आपके वॉल्यूम से। बट यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने ये देखा कि ये जो वॉल्यूम है ना ये ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डेल्टा V, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपका डेल्टा V है ना वो है चेंजेस इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट थोड़ी ना है, वॉल्यूम तो आपका चेंज हो रहा है। तो ये रहा आपका चेंजेस इन वॉल्यूम, ठीक है। अब मुझे बताओ इस वर्क को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, मतलब ये आपके चेंजेस इन वॉल्यूम। इसको मैं V2 माइनस V1 भी तो लिख सकती हूँ ना। तो ये रहा आपका एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, क्योंकि इस वर्क के एक्सप्रेशन में आपके दो टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है प्रेशर और एक आ रहा है चेंजेस इन वॉल्यूम। इसलिए आपका यहाँ से प्रूव होता है कि वर्क किस टाइप का होता है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब मैंने यहाँ से कुछ दो चीज़ें कंक्लूड की है। पहली चीज़ कंक्लूड ये की है मैंने कि अगर मैं गैस का करवाती हूँ एक्सपांशन, अगर मैं गैस का एक्सपांशन करवाती हूँ, तो मुझे बताओ अगर मैंने गैस का करवाया है एक्सपांशन तो मेरा जो वॉल्यूम है, मेरा वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा क्योंकि गैस का एक्सपांशन हुआ है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है इसी का मतलब V2 जो रहेगा वो V1 से बड़ा रहेगा। अब अगर आपका V2 V1 से है बड़ा, आपके गैस का एक्सपांशन हुआ है, तो मुझे एक बात बताना, V2 इज़ ग्रेटर देन V1, तो आपका जो वर्क है वो कैसा आएगा, नेगेटिव, मतलब आपका जो वर्क है ना वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये हुआ आपका पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, अगर आपके गैस का कॉम्प्रेशन होता है, कॉम्प्रेशन, तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि आपका जो भी वॉल्यूम है ना वो कॉम्प्रेस हो रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। इसी का मतलब अब आपका V1 बड़ा रहेगा V2 से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका V1 V2 से बड़ा हो जाए तो ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब आपका वर्क जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे ये जाना, हम लोगों ने पहले तो देख लिया था कि एक्सपांशन में वर्क क्या होता है, कॉम्प्रेशन में वर्क क्या होता है, बट अब हम लोगों ने एक्चुअली इस चीज़ को प्रूव भी किया है। आज के क्लास में हम लोग उसी के कंटिन्यूशन में देखेंगे कि जो भी आपका फ्री एक्सपांशन होता है वो एक्चुअली होता क्या है, जो भी आपका वर्क होता है फ्री एक्सपांशन में उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे जो भी आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फ्री एक्सपांशन के पार्ट को कि फ्री एक्सपांशन एक्चुअली होता क्या है और जो भी आपका वर्क होता है फ्री एक्सपांशन में वो भी क्या होता है, देखते हैं।
तो फ्री एक्सपांशन जो होता है ना, वो एक ऐसी प्रोसेस होती है, उसका पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर हम लोग समझते हैं। द प्रोसेस इन विच द अपोजिंग फोर्स, the process in which the opposing force is zero and the gas expands freely, and the gas expands freely is called as free expansion. मतलब क्या है, देखो आप लोग खुद सोचो, यहाँ पे आपको जब आप इस टर्म को पढ़ते हो ना, तभी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। तो हमें समझ में यहाँ पे ये आता है कि आपने पहली चीज जो यहाँ पे देखी वो है आपका एक्सपेंशन। मतलब हमारे दिमाग में इतना तो आइडिया आ ही गया है कि गैस जो है वो एक्सपांड होने वाली है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्सपेंशन। अब आप खुद सोचो, इस एक्सपेंशन के नाम के सामने फ्री क्यों आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गैस जो है वो अपनी मर्जी से फ्रीली कहीं पे भी एक्सपांड हो सकती है। अब आप लोग खुद सोचो, अगर गैस कंप्लीटली फ्री है, कंप्लीटली जैसी वो चाहती है वैसे वो एक्सपांड हो सकती है, इसका मतलब जो भी उसको अपोज करने वाली चीज है वो क्या है, जीरो, है ना। जब अपोजिंग करने वाली चीज, जो भी चीज आपको अपोज करती है, अगर वो चीज जीरो हो जाए तो ये चीज जो है ये अपने मन से कहीं पे भी एक्सपांड हो सकती है ना। अगर अपोजिंग फोर्स लग रहा है तो आपको डर डर के करना पड़ेगा, बट वहां पे अपोजिंग फोर्स कंप्लीटली जीरो है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है अपोजिंग फोर्स इज जीरो, मतलब जो भी आपका अपोज करने वाला फोर्स है वो जीरो है। इसका मतलब आपकी जो ये गैस है, जैसे उसका मन करता है वैसे वो फ्रीली कैसे भी एक्सपांड हो सकती है, ठीक है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो भी आपका अपोजिंग फोर्स है वो होता है जीरो, और जो भी आपकी गैस है वो फ्रीली एक्सपांड कर सकती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन। चलिए अब मुझे एक बात बताना, जो भी आपका होता है फोर्स, ठीक है, फोर्स का मतलब ही होता है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। फोर्स का मतलब ही होता है आपका प्रेशर इनटू एरिया। तो ये जो फोर्स है, लेटेस्ट से मैं इसको बोल रही हूँ अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताना कि फोर्स का मतलब होता है प्रेशर इनटू एरिया। अगर आपका फोर्स हो जाए जीरो, मतलब आपका अपोजिंग फोर्स अगर जीरो हो जाए, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन अपोजिंग फोर्स जीरो है, तो आपका जो पी एक्सटर्नल का वैल्यू है, जो आपका एक फॉर्म है अपोजिंग फोर्स का, वो भी कैसा रहेगा, जीरो, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे निकालना है वर्क, तो वर्क का मतलब क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यही होता है ना वर्क। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिराइव भी किया था। अब मुझे एक बात बताना, माइनस पी एक्सटर्नल का वैल्यू तो क्या है आपका, जीरो, तो मैंने इस जगह पे लिख दिया जीरो इंटू डेल्टा वी, तो आपका वर्क का वैल्यू क्या आया, जीरो। जब हम किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करते तो जीरो ही आता है। मतलब मैंने क्या जाना, मैंने यहाँ ये देखा कि जो भी आपका फ्री एक्सपांशन होता है ना, उसमें आपका वर्क डन कैसा होता है, जीरो। बहुत काम की चीजें आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका W है यहाँ पे, वो है आपका वर्क डन, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपका डेल्टा V है वो है चेंजेस इन वॉल्यूम, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपका P एक्सटर्नल है वो है आपका एक्सटर्नल प्रेशर। ये सब चीजें तो छोड़ो, काम की चीज जो है ना वो ये है। ये क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड के पेपर में MCQs में आया है, एक मार्क के लिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, MCQ टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ से आराम से बनता है 1 मार्क के लिए, कि जो भी आपका फ्री एक्सपांशन होता है वहां पे वर्क डन क्या रहेगा। तो बिना सोचे समझे 0 टिक मार्क कर देना, ठीक है। चलो दूसरी बात, इस टाइप के क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स में भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में जब हम लोग अभी देखेंगे ना न्यूमेरिकल्स को, तो वहां पे आप ऑब्जर्व करोगे, आपको कभी कभी पूछा जाता है कैलकुलेट द वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन, और आप लोग पता है क्या करते हो, अपना खूब सारा टाइम वेस्ट कर देते हो कैलकुलेट करने में कि इसमें वर्क क्या आएगा, कैलकुलेट करते जाते हो, और फिर कुछ समय के बाद याद आता है कि वर्क तो यहाँ पे जीरो आएगा। तो आपको अपने दिमाग में फिट कर डालना है कि अगर आपको फ्री एक्सपांशन पूछा है ना,
तो आपको कैलकुलेट करके कैलकुलेशंस करके अपना टाइम पेपर में वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आप वर्क को 0 लिखोगे, ठीक है। तो एमसीक्यू भी बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है, इतना इंपॉर्टेंट है वो। तो इन फ्री एक्सपांशन वर्क डन इज 0, अपोजिंग फोर्स इज 0, इसलिए गैस कैसी भी फ्रीली एक्सपांड हो सकती है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग स्विच करेंगे न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स को स्विच करने के पहले न्यूमेरिकल्स का थोड़ा सा बेसिक लगेगा, तो वो मैं पहले बेसिक क्लियर कर दूं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्विच करेंगे। तो काम की चीज ये है, आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क कैलकुलेशन। प्रेशर, अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम टाइप का वर्क जो है वो करवाना है, उसका कैलकुलेशन करवाना है, फॉर प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क कैलकुलेशन, अगर आपको इस टाइप के वर्क का कैलकुलेशन करना है तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए ना, वो ये है कि अगर आपको 1 dm³ बार दिया जाए, 1 dm³ बार, तो आपको पहली चीज तो पता ये होनी चाहिए कि dm³ का मतलब ही क्या होता है, लीटर। dm³ का मतलब ही होता है आपका लीटर। तो मैं इसको 1 लीटर बार भी लिख सकती हूँ, क्योंकि dm³ भी आपका लीटर होता है। ये मैंने बेसिक यूनिट कन्वर्जन्स में भी आपको पढ़ाया था। यहाँ पे आपका जो वैल्यू आता है वो होता है इक्वल टू 100 जूल्स। तो अगर आपको प्रेशर जूल्स में पूछा जाए, हाँ, और अगर आपको प्रेशर dm³ बार में दिया गया है, मतलब अगर आपको वर्क का वैल्यू dm³ बार में दिया है और अगर आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये कन्वर्शन फैक्टर पता होना चाहिए। ये कन्वर्शन फैक्टर किस टाइप के कैलकुलेशंस में आपको हेल्प करेगा, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क कैलकुलेशंस में ये कन्वर्शन आपको हेल्प करता है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन करते हैं, अगर मुझे पूछा जाए 5 dm³ बार में कितना जूल होगा, ठीक है, तो बस मेरे दिमाग में तो एक ही चीज फिटअप होनी चाहिए कि 1 dm³ बार का मतलब होता है 100 जूल्स। तो 5 dm³ बार का मतलब कितना होगा, 500 जूल्स, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। चलो एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आपको कहीं पे दिया गया हो सपोज 700 जूल्स और आपको पूछा जाए बताओ dm³ बार कितना रहेगा, तो बस हमारे दिमाग में तो एक ही चीज फिटअप होनी चाहिए कि 1 dm³ बार का मतलब होता है 100 जूल्स, है ना। 100 जूल का मीनिंग है 1 dm³ बार, 100 का मतलब है 1, तो 700 का मतलब कितना होगा, 7 dm³ बार। समझ गया ना। तो मैंने आपको दोनों उल्टे सीधे कन्वर्शन करा दिए। ये कन्वर्शन आपको अब हेल्प करेंगे, तो इसका पहले ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपका पार्ट जो है वो, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा आ जाए इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, ये बहुत काम में आते हैं सेंटेंसेस, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पहचानते नहीं आता है क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि डेल्टा वी दिया गया है या वी का वैल्यू दिया गया है, तो उसके लिए मैं आपको सेंटेंसेस लिखा के दे रही हूँ, ठीक है। आपको अगर कहीं पे दिया गया है इफ द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, इफ द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, इसका मतलब आपको V1 वैल्यू भी दे रखा है, आपको V2 वैल्यू भी दे रखा है। कहना मुझे ये है कि अगर आपको पेपर में ऐसा आ जाए इफ द वॉल्यूम जो है आपका, जो भी वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है इस वैल्यू से इस वैल्यू पर, अगर आपको कहीं पे भी 2 दिखता है 2, इसका मतलब आपको वहां पे वॉल्यूम के वैल्यूज दे रखे, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिख जाए इफ द वॉल्यूम चेंजेस बाय, इफ द वॉल्यूम चेंजेस बाय, ठीक है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए इसने आपको वॉल्यूम चेंज जो है ना वो बाय के टर्म्स में दिया है, तो ये रहेगा आपका डेल्टा वी। तो समझ में आ गया वॉल्यूम को कैसे पहचानना है और डेल्टा वॉल्यूम को कैसे पहचानना है। अगर आपको पेपर में इफ द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम दिस टू अगर दिख रहा है, इसका मतलब आपको वॉल्यूम के वैल्यूज दे रखे हैं। लेकिन अगर आपको पेपर में चेंजेस बाय दिख रहा है, बाय, हाँ, तो आपको वहां पे डेल्टा दे रखा है, डेल्टा वी। ये चीज पता होनी चाहिए, फिट कर लो दिमाग में। अगर हमें छोटी छोटी बेसिक चीजें नहीं पता तो हम बड़े से न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करते, इवन दो फॉर्मूला भी आ जाए, अगर सॉल्व करोगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब इतने बेसिक को देख के अब हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को, ठीक है।
हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके स्टेट बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पेज नंबर 68 का प्रॉब्लम 4.1। प्रॉब्लम 4.1 वी आर डिस्कसिंग नाउ। ठीक है, प्रॉब्लम 4.1 देखते हैं। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, पहले गिवन डेटा फिर टू फाइंड लिखेंगे गिवन डेटा, उसके बाद रहेगा आपका टू फाइंड। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 15 dm क्यूब टू 20 dm क्यूब। तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 3 मोल्स। ठीक है, आपके गैस का एक्सपांशन हो रहा है फ्रॉम 15 dm क्यूब टू 20 dm क्यूब। सुनो, यहाँ पे आ रहा है 2, इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, वॉल्यूम के वैल्यूज, है ना। मैंने अभी लिखा के दिया था। इनिशियल वॉल्यूम है आपका 15 dm क्यूब, फाइनल वॉल्यूम है आपका 20 dm क्यूब। एक चीज दिमाग में फिट कर लो, जो आपको पहले दिया रहेगा वो आपका V1 रहेगा, जो आपको क्वेश्चन में बाद में दिया रहेगा वो आपका V2 रहेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं पहचान सकते बड़े छोटे के हिसाब से, क्योंकि हमें नहीं पता ना एक्सपेंशन हो रहा है या कॉम्प्रेशन हो रहा है। तो जो वैल्यू पहले दिया रहेगा आप उसको V1 बताओगे, जो बाद में दिया रहेगा वो V2। V1 V2 में कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप साइन में गड़बड़ी कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाना, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो पहले दिया है वो V1, जो दूसरा दिया है वो V2। आपको कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है 1.2 बार। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू दे रखा है P एक्सटर्नल 1.2 बार। आपको कैलकुलेट करना है एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन dm क्यूब बार एंड जूल। मतलब आपको वर्क निकालना है, मतलब ये आपको W निकालना है। W आपको निकालना है dm क्यूब बार में, और साथ ही साथ W आपको निकालना है dm क्यूब बार के अलावा जूल्स में। ठीक है, तो देख लेते, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, काम की चीज ये है, आपको यहाँ बोला गया है एक बात, और वो बात ये है कि आपकी जो प्रोसेस है ना वो कैसी है, आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल। और जब भी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस होती है तो आपका जो वर्क होता है वो कैसा होता है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। ये बताने का रीजन सुनो क्या है, क्योंकि आपके फ्यूचर में ऐसे कैलकुलेशंस आएंगे जहां पे आपको वर्क जो है दूसरे प्रोसेसेस के लिए निकालना पड़ेगा, तब आपका कंफ्यूजन होगा, है ना। क्योंकि अभी तो चैप्टर की स्टार्टिंग है, जब पूरा चैप्टर होगा फिर तो याद रहना चाहिए ना। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आइसोथर्मल ओनली, अगर क्वेश्चन में लिखा है ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस ओनली, तो आपका जो वर्क रहेगा वो कैसा रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। इसका मतलब अगर मुझे वर्क का फॉर्मूला लिखना है तो वो आपका फॉर्मूला कैसा रहेगा, -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। आ जाओ इधर, एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.2 बार, इंटू V2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 dm क्यूब। V1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 15 dm क्यूब। dm क्यूब को कॉमनली बाहर ले लिया, 1.2 इंटू 20 माइनस 15 कितना होता है, 5 dm क्यूब। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, जैसे आपको करना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे करेंगे, ये रहेगा आपका dm क्यूब बार वर्क। देखो, मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक मिस्टेक की है। मैंने यहाँ पे पता है क्या मिस्टेक की है, मैंने जानबूझ के ये मिस्टेक की, मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन किया, फॉर्मूले में माइनस लगाया था, बट क्या मैंने आंसर में माइनस लगाया, नहीं। तो आपको ये गलती, ये सिली मिस्टेक पेपर में नहीं करनी है। आपको माइनस साइन को नहीं भूलना है, इसलिए मैंने माइनस साइन पहले नहीं लगाया, माइनस साइन बाद में लगाया, ताकि आपको याद रहे कि माइनस साइन आपको भूलने का नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। बट क्या आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ dm क्यूब बार में वर्क पूछा गया क्या, नहीं, आपको जूल में भी तो वर्क पूछा गया है ना। तो चलो अब हम लोग निकालेंगे वर्क को जूल में। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा वर्क होता है ना dm क्यूब बार में, मतलब ये आपका जो भी 1 dm क्यूब बार होता है ना, उसी का मतलब होता है 100 जूल्स, है ना। तो यहाँ पे आपका कितना है, 6 dm क्यूब बार। तो 6 का मतलब 1 का मतलब होता है 100, मतलब 100। तो 6 का मतलब कितना होगा, 600 जूल्स।
तो यहाँ पे आपका वर्क कितना आएगा, -600 जूल्स। माइनस साइन को मत भूलना, अगर माइनस साइन आपने भूला तो आपका आंसर अगर करेक्ट भी आ जाए ना तो भी आपको आधे ही मार्क मिलेंगे। इतना इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स में साइन होता है, इसीलिए हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में साइन कन्वेंशन को भी पढ़ा था। जिन लोगों ने, मैंने आपको उस वक्त बताया भी था कि साइन कन्वेंशन देते वक्त आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए मैंने आपको एकदम बेस्ट तरीके से लास्ट वाले क्लास में बताया था ना। तो जो भी लोगों को साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम्स आती है वो लोग प्लीज़ मेरा पहले एक बार प्रीवियस वाला क्लास देखो, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करना, राइट। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम नंबर 4.2, वो भी उसी पेज नंबर पे दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम 4.2। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा और फिर टू फाइंड। प्रॉब्लम 4.2, गिवन डेटा और फिर रहेगा आपका टू फाइंड। ठीक है, देखते हैं। कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, उसने आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो टू फाइंड आपको क्या फाइंड करने का है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। रिक्वायर टू कंप्रेस, मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो कैसी है, कंप्रेशन की प्रोसेस है। बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ने का और जो डिटेल दिया है लिख देने का। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगी फिर बाद में लिखूंगी, अगर वैसा करोगे तो फिर पहले का याद रहेगा कि जो पहले लाइन में पढ़ा था, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा होता है, अगर क्वेश्चन 3 लाइन का या 4 लाइन का है, आप पहली लाइन पढ़ते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब फोर्थ लाइन पे आता हो तो सिर्फ फोर्थ लाइन का याद होता है, वो 3 लाइन का भूल जाते हो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हो, बट टाइम तो जाता है ना, टाइम इज रेस्ट्रिक्टेड। जैसे जैसे लाइन पढ़ोगे वैसे वैसे लिखने का। 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 2 मोल्स। ठीक है, साथ ही साथ आपको बताया गया है वॉल्यूम जो है 25 dm³ टू 13 dm³। तो आपको पहला वॉल्यूम दे रखा है 25 dm³, दूसरा वॉल्यूम दे रखा है 13 dm³। ठीक है, ये भी है वॉल्यूम, ये भी है वॉल्यूम। अब अपने मन से ऐसा मत करना कि जो बड़ा है वो छोटा है, बड़े छोटे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो बस आपको एक ही चीज समझा दी, जो वॉल्यूम पहले दिया रहेगा वो उसका नाम क्या रहेगा, V1। जो वॉल्यूम क्वेश्चन में थोड़ी देर के बाद दिया रहेगा वो वॉल्यूम क्या रहेगा, V2। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं आपको क्या पूछा गया। व्हेन द वर्क इज ऑब्टेन्ड, मतलब आपको वर्क का भी वैल्यू उसने दे रखा है। उसने आपको वर्क का वैल्यू दे रखा है 4862.4 जूल्स। उसने आपको ये वर्क का वैल्यू दे रखा है 4862.4। चलिए निकालते हैं प्रेशर को, कुछ भी नहीं था इसमें। सबसे पहली चीज जो काम की है ना वो ये है, यहाँ पे अपने इसको अप्लाई करना है। क्वेश्चन करना तो कोई बच्चा भी कर डालेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है वर्क इक्वल्स टू -P एक्सटर्नल इंटू dV, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट सारे के सारे स्टूडेंट गलती करके आएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे पहले यूज करना है अपने इसको, बाद में ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखते क्या है ये चीज। काम की चीज ये है, काम की चीज जो है ना वो ये है कि आपका जो सेकेंड होता है, मतलब आपका जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1, है कि नहीं, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो चलिए इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे। मैं आपको करवाना चाहती हूँ इसलिए मैं ऐसा करवा रही हूँ। -P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल आपको कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने उसको एज इट इज लिख दिया, इंटू ब्रैकेट V2 - V1। आपको V2 का वैल्यू कितना दे रखा है 13, V1 का वैल्यू कितना दे रखा है 25, ये है आपका dm³ में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम दे रखा है वो dm³ में दे रखा है, बट आंखें खोल के देखो, आपको एग्जामिनर ने चालाकी करके वर्क जो है ना वो जूल में दे रखा है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते कि क्वेश्चन पढ़ लिया, वो सोचते अरे वाह मुझे तो आ गया, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते और कैसा करके आते, एब्सोल्युटली रॉन्ग, मिस्टेक करके आते। तो आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि मुझे आता है तो मैं भिड़ जाऊंगी क्वेश्चन के ऊपर। पहले देखो तो सही कि क्या लॉजिक वहां पे अप्लाई करना है। यहाँ पे आपका वॉल्यूम dm³ में, बट वर्क आपको dm³ में नहीं दे रखा है, आपको वर्क जूल में दे रखा है। तो आप लोग खुद ही सोचो, अगर आपको वो वर्क का वैल्यू यहाँ पे रखना है तो सबसे पहले आपको वो जूल वाले वर्क को dm³ बार के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको रख पाओगे यहाँ पे, नहीं तो आप उसको वहां पे नहीं रख सकते। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका कन्वर्शन। आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्शन ऑफ जूल
इंटू डी एम क्यूब बार, आपको डी एम क्यूब बार में उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखते कैसे। हमें तो एक ही चीज़ पता है कि 1 डी एम क्यूब बार का मतलब होता है 100 जूल। ठीक है, आपको दे रखा है 4862.4 जूल्स, 4862.4 जूल्स आपको दे रखा है और आपको पूछा गया है कि कितना ये होगा। तो बस आप लोग कर लो डायरेक्टली, जिसको नहीं आता है वो लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू आपका रहेगा 4862.4 अपॉन 100, 100 से अपन उसको डिवाइड कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगा ना वो रहेगा आपका डी एम क्यूब बार में। तो अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते हो तो कैसे हो जाएगा, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, 48.62 इसका वैल्यू आएगा। ये रहेगा आपका डी एम क्यूब बार। इसलिए यूनिट्स बहुत मैटर करते। क्वेश्चन बिना यूनिट्स के, बिना बेसिक के अगर सॉल्व करते हो ना तो क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे बट आंसर सही नहीं आएगा। समझ गया। तो जूल को पहले मैंने काय में कन्वर्ट किया, अपना ये यूज करके डी एम क्यूब बार में। अब मैं इस वैल्यू को आराम से यहाँ रख सकती हूँ। चलिए अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे 48.624, अच्छे से लिखते 48.624। ये वैल्यू आपके काय में आई है, डी एम क्यूब बार में। अब बताओ मैंने कन्वर्शन क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में भी है डी एम क्यूब, राइट हैंड साइड में भी डी एम क्यूब। तो डी एम क्यूब से डी एम क्यूब अब मेरा आसानी से कैंसिल हो सकता है ना, इसीलिए तो मैंने कन्वर्शन कराया। अब बताओ क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल का आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 48.624। ठीक है, ये है आपका बार में, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया है। 13 माइनस 25 कितना होता है, वो हो जाएगा आपका 12। बट 13 माइनस 25 है तो आपका -12 आएगा। तो माइनस साइन से माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा। 12 4 जा 48 के आसपास। तो आपका जो आंसर है वो 4 पॉइंट समथिंग में आएगा। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, मतलब 4.05 के आसपास ये आंसर आता है और ये आंसर रहेगा आपका बार में। ठीक है, ये है आपके पी एक्सटर्नल का वैल्यू। क्वेश्चन करना बहुत आसान था बट आपको यहाँ पे याद जो रखना था वो काम की चीज़ थी। एंट्रेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई वगैरह में, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको पहले उसको डी एम क्यूब बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया तो आप इसको यहाँ पे कैंसिल भी नहीं कर पाओगे और आंसर कैसा आएगा, रॉन्ग। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए हमको थोड़ा सा लगेगा बेसिक, तो पहले देखते हैं उस बेसिक को। उस बेसिक्स में मैंने ये जाना कि अगर आपको सपोज मैं कोई एक गैस दे रही हूँ और वो रिएक्ट कर रही है किसी दूसरी बी गैस के साथ, तो आपकी फॉर्म हो रही है सपोज ए बी गैस। ये बेसिक हम लोगों को लगेगा। अगर आपको पेपर में दिया गया है कि सपोज ये है आपकी 200 ml, ये है आपकी 100 ml और आपको पूछा गया है कि ये कितना ml फॉर्म होगा, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। आप लोग इसको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 200 में 100 मिलाएंगे तो 300 हो जाएगा, ये बहुत सिली आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। खुद सोचो आप लोग, ये आपका है 100 ml। अगर ये 100 ml है तो 100 ml के बाद ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो फिर क्या ये इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब इसके 100 ml इसके 100 ml के साथ ही रिएक्ट कर पाएंगे। तो चाहे आपको ये 200 ml दिया हो, 300 दिया हो, 1000 दिया हो या 5000 दिया हो, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने तो बस यहाँ पे ये चीज़ जानी कि अगर ये है 100, अगर ये है कम, तो ये दूसरे वाले के भी 100 ml के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। चाहे आपको कितनी भी हायर वैल्यू दिया हो ना, तो आप इसके 100 को इसके 100 के साथ ही रिएक्ट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद तो इस खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग है आपकी ये वाली कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट, यहाँ पे जो आपका ml रहेगा प्रोडक्ट का, वो कितना रहेगा। तो आपको क्या करना है, आप लोग खुद सोचो। अगर ये है आपके 100 ml, ये किसी दूसरे के 100 ml के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे जो ml प्रोड्यूस होंगे ना, वो भी कितने रहेंगे, 100 ml। ठीक है, समझ गया इतना। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको पहला बेसिक जो बताया वो ये है कि एक वॉल्यूम कितना भी हाई दिया हो, बट जितना आपका छोटा वॉल्यूम रहेगा ना, जैसे 100 ml आपका छोटा है, तो ये 100 ml इसके भी 100 ml के साथ ही रिएक्ट करेगा। चाहे आपको कितना भी हाई वैल्यू दिया हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो वो खत्म हो जाएगा ना। अगर इसके 100 ml इसके 100 ml के साथ रिएक्ट होंगे तो प्रोडक्ट भी आपका 100 ml ही फॉर्म होगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, सबसे काम की चीज़ है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारे प्रॉब्लम 4.3 को, वो भी उसी पेज पे दिया है। प्रॉब्लम नंबर 4.3, वहाँ पे आपको गिवन डेटा दे रखा है 200 ml ऑफ इथाइलिन गैस एंड 150 ml ऑफ HCl गैस। तो आपको यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, ये क्वेश्चन में रिएक्शन आपको दे रखी है कि इथाइलिन गैस जो है वो आपके HCl गैस के साथ में रिएक्ट कर रही है और आपकी फॉर्म कर रही है C2H5Cl इथिल क्लोराइड। ठीक है, ये है आपका गैस। आपको यहाँ पे दे रखा है कि ये जो है ना, ये है आपकी 200 ml, HCl गैस आपको दे रखी है 150 ml और आपको ये गैस का ml जो है वो नहीं दिया गया है। आपको यहाँ पे निकालना है प्रेशर वॉल्यूम वर्क को। आपको यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क को निकालना है, वो भी आंसर को आपको निकालना है जूल में। तो अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि जो भी आपका V1 है ना, V1 है टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। ये बुक में दिया ही नहीं गया, डायरेक्ट करके रखा है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। ठीक है, जो भी आपका V2 है ना, V2 रहेगा आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे ये जाना, अब आप लोग ध्यान से देखना। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये है आपकी 200, ये है आपके 150। आप लोग खुद देखो, इसका बेसिक हम लोग देख चुके हैं। ये है आपका 150, मतलब ये है आपका कम। तो अगर ये 150 है तो क्या ये इसके 200 के साथ रिएक्ट कर पाएगा? नहीं। इसमें से भी सिर्फ और सिर्फ कितने मिलेंगे आपको? 150, क्योंकि आपको ये चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से पता है कि 150 अगर ml है, अगर 150 200 से है छोटा, तो 150 के बाद तो ये खत्म हो जाएगा ना। तो इसके 150 इसके सिर्फ और सिर्फ 150 के साथ ही रिएक्ट करेंगे। चाहे ये 200 की जगह 2000 या 2 लाख भी क्यों ना दिया हो ना, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 150 है तो इसके भी 150 के साथ ही रिएक्ट करेगा। अगर ये है 150, ये है 150, तो जो भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो भी कितना रहेगा? 150 रहेगा। ये चीज़ तो समझ में आ गई है। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा टोटल वॉल्यूम है रिएक्टेंट का, ये है 150 प्लस 150, तो 150 प्लस 150 कितना होता है? 300 ml। ठीक है, आ जाओ इधर। आपका V2 का मतलब होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 150 ml। समझ गया? टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट रहेगा आपका 150 ml, लेकिन रिएक्टेंट का निकालते वक्त इन दोनों का सम मत करना। अगर ये 150 है तो इसके भी 150 के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो प्लस कर देना, आ जाएगा 300। चलो, अब काम की बात यह है कि हमें जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें आएगा dm क्यूब, और dm क्यूब का मतलब क्या होता है? लीटर। तो मुझे एक बात बताओ कि जो भी आपका 1 लीटर होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, है कि नहीं? तो आपका 1 ml का मतलब कितना हो जाएगा? 1 लीटर अपॉन 1000। ये तो नॉर्मल बेसिक सा कैलकुलेशन है जो आपने स्कूल में भी किया होगा। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, तो 1 ml का मतलब कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1000। तो बस आपको इसको कन्वर्ट करना है लीटर में, तो आप क्या करेंगे? 300 अपॉन 1000, तो इसका वैल्यू आपका आएगा 0.3 लीटर्स, या आप इसको बोल सकते हो 0.3 dm क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है 150 ml, इसको भी आपको काय में कन्वर्ट करना है? लीटर में या dm क्यूब में। तो आप इसको लिखोगे 150 अपॉन 1000, तो ये आ जाएगा आपका लीटर में, और आप लीटर को ही क्या बोलते हो? dm क्यूब। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ ना, 1.5 dm क्यूब, है ना, क्योंकि dm क्यूब भी तो लीटर है। मैं इसको 0.3 dm क्यूब लिखूंगी। ठीक है, एक ये हुआ पहला, ये हुआ आपका दूसरा। कन्वर्सन करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि आपका वर्क का वैल्यू है dm क्यूब में। तो आपको वॉल्यूम तो dm क्यूब में लेना ही पड़ेगा, और dm क्यूब का ही मतलब क्या होता है? लीटर। जिसको एक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जा रही है, मैंने बेसिक यूनिट कन्वर्जन में बहुत अच्छे से कवर करा है, जाके देख लो एक बार। चलो आ जाओ, निकालते हैं वर्क को। वर्क का मतलब होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ब्रैकेट V2 माइनस V1। वर्क का वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना है। माइनस पी एक्सटर्नल का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना दे रखा है? पी एक्सटर्नल का वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है 1 बार।
तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 इंटू ब्रैकेट V2 माइनस V1, तो V2 आपका कितना है 1.5, V1 आपका कितना है 0.3 या 3, 0.3। तो ये वैल्यू आपका आएगा माइनस 0.15, ठीक है। ये है आपका प्रेशर, तो ये है आपका बार में, ये है आपका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आपका काय में है DM क्यूब में, ठीक है। ये इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। तो ये रहा आपका वर्क का वैल्यू। बट क्वेश्चन में देखो, क्या आपको वर्क DM क्यूब बार में पूछा गया है? नहीं, आपको वर्क पूछा गया है जूल में। और मेरे पास एक फैक्टर भी तो होता है कि 1 DM क्यूब बार इज इक्वल्स टू 100 जूल्स, ठीक है। तो आपका वर्क है इतना, 0.15, ये है आपका DM क्यूब बार। इसको अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा आपका 15 जूल्स। ये रहेगा आपके वर्क का वैल्यू, वो भी कैसा? नेगेटिव वर्क। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नेगेटिव वर्क है या पॉजिटिव वर्क है, ये आपको डिसाइड करना है, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग डायरेक्टली। देखो इधर, ये है वैल्यू आपका कम, ये है वैल्यू आपका ज़्यादा, तो ये वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर ये है पॉजिटिव तो ये भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया ना? पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है, आपको पता होना चाहिए। ये कम है, ये बड़ा है, तो आपका यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए, thank you very much for watching this video. If you find this video interesting, then please do like, share and comment and subscribe to our channel too. Thank you very much.